नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जिनकी एक एक लफ्ज से जिंदगी की सोच बदल जाती है। इनकी एक टैगलाइन भी काफी फेमस है, एक स्टूडेंट की सोच बदल दो, जिंदगी बदल जाएगी। ये सीधा बोलते हैं, किताब का हर एक पेज याद करवा दूंगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, इन्होंने 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को पूरे बुक्स विथ पेज नंबर्स याद करवाए हैं। तो मिलिए मेमोरी हैक के एक्सपर्ट, इंडो इंटरनेशनल अचीवर्स जर्नी अवार्डी, किर्गिस्तान रिपब्लिकन इंटरनेशनल अचीवर्स अवार्डी, दो ऑनररी डॉक्टरेट इन मेमोरी टेक्निक्स, 9 गोल्ड मेडल्स इन एकेडमिक्स के हकदार, जिन्होंने अपनी नॉलेज को कागज तक सीमित नहीं रखा, उससे जिंदगी में उतारना सिखाया। सीए पास करना सिर्फ इनका टारगेट नहीं था, जिंदगियां बदलना इनका मिशन है। तो आइए मिलते हैं सीए डॉक्टर महेश गौर से। हेलो सर, कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया श्रुति जी, आप बताइए आप कैसे हैं? बढ़िया सर। तो सर, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपके नाम पे दो वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। क्यों? और वर्ल्ड रिकॉर्ड इस चीज़ के लिए कि आपने 100 से भी ज़्यादा बच्चों को बुक विथ पेज नंबर याद करवाए हैं। मैंने जहाँ तक सुना है, या हमारी ऑडियंस ने भी सुना होगा, कि जो मेमोरी मैन होते हैं वो खुद याद कर लेते हैं बुक विथ पेज नंबर, लेकिन यहाँ पे आपने दूसरों को याद करवाया। तो ये कितना चैलेंजिंग था? एक्चुअली देखा जाए तो ये चैलेंजिंग तो नहीं था इतना। कारण क्या कि हमने ब्रेन में इतनी रिसर्च कर रखी ना ब्रेन के ऊपर, कि ब्रेन कैसे काम करता है, किस तरह से चीज़ें याद रखी जाती है, उन सब के ऊपर इतना डीप रिसर्च हुआ हमारी टीम का। और जिसकी वजह से हमने कुछ टेक्निक्स बना रखी है, और वो टेक्निक्स जब यूज़ की जाती है तो बच्चों को अपने आप चीज़ें याद होनी शुरू हो जाती है, चाहे बच्चा याद करने की कोशिश करे या नहीं करे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। बचपन में हम कहानियाँ सुनते थे, तो हमने कभी सोचा कि हमको वो कहानी याद रखनी चाहिए? बट याद है। तो कई ऐसी चीज़ें होती है जो हम नहीं चाहते हुए भी याद रह जाती है। तो वैसे ही हमने कुछ टेक्निक्स डेवलप कर रखी है, और 25+ टेक्निक्स अभी तक हम बना चुके हैं इसके ऊपर। जिसमें से एक टेक्निक होती है बुक विद पेज नंबर। ये टेक्निक हम सबसे लास्ट में सिखाते हैं, क्योंकि बाकी की टेक्निक्स जो होती है उनका कॉम्बिनेशन होता है। तो ये टेक्निक सीखने के बाद में बच्चा जब पढ़ेगा, वो चाहे तो बुक को पूरे पेज नंबर के साथ में याद रख सकता है। आप पेज नंबर बोलो, वो बताएगा उस पेज पे क्या लिखा हुआ है। तो सर, ऐसी 1-2 टेक्निक्स हमारी ऑडियंस को अगर आप बता पाए तो। देखो, ये 25 टेक्निक्स है, ये तकरीबन 15 दिन का कोर्स है। तो एक छोटे से पॉडकास्ट में तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट आपने बोला तो मैं आपको 1-2 टेक्निक बताता हूँ, जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए भी काम की रहेगी, और बाकी सब लोगों के लिए भी, जनरल जो लोग हैं उनके लिए भी काम आएगी। स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम होती है कि उनको फॉर्मूला याद नहीं होता। हाँ, बिल्कुल बराबर है। अब फॉर्मूले जब याद करना होता है तो उनको बहुत दिक्कत आती है। तो उसके लिए एक टेक्निक है। अगर आप राइटी हैं और राइट हैंड से लिखते हैं, तो आप उस फॉर्मूले को 2 टाइम्स लेफ्ट हैंड से लिखिए। और अगर आप लेफ्टी हैं तो उस फॉर्मूले को 2 टाइम्स राइट हैंड से लिखिए, फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है जी? इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसके 2 हेमिस्फीयर होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। हमारा जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो हमारी पूरी राइट बॉडी को कंट्रोल करता है, और राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। अब जैसे मैं राइटी हूँ तो मेरा लेफ्ट हेमिस्फीयर ज़्यादा एक्टिव है, और जब दोनों हेमिस्फीयर एक्टिव होने लगते हैं ना, तो कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ती है, चीज़ें फटाफट जो है याद होने लगती है, क्योंकि ब्रेन उस वक्त हाइपर एक्टिव हो जाता है, क्योंकि इसकी वजह से याद होती है। अब मैंने कभी लेफ्ट हैंड यूज़ ही नहीं किया। अब मैं लेफ्ट हैंड से अगर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो मेरा जो राइट ब्रेन है, राइट हेमिस्फीयर है ब्रेन का, वो हाइपर एक्टिव होगा, और वो एक्टिव होते ही मेरे दोनों हेमिस्फीयर एक्टिव होने की कोशिश करेंगे उस टाइम पर एक साथ में, और वो चीज़ें याद हो जाएगी, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन पावर उस वक्त बढ़ जाती है। बिना कंसंट्रेशन के आप उस चीज़ को प्रॉपर्ली लिख ही नहीं पाओगे। आप चाहो तो ट्राई करके देख लेना, 100% सक्सेसफुल तरीका है ये। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इसको हम बोलते हैं रोल प्ले मेथड। ओके। आपने देखा होगा कि आप मूवीज वगैरह देखते हैं तो आप मूवीज में खो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, हम खुद को मूवी में इमेजिन करने लग जाते हैं। हमको लगता है कि यार ये हीरो मैं हूँ या ये एक्ट्रेस मैं हूँ, ऐसा फील आने लगता है। बस वही तरीका हमको यूज़ करना है यहाँ पे याद करने के लिए। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की, उसके कुछ रीज़न थे, ये हमको याद रखना है। जैसे पहला रीज़न था कि जो भारतीय सैनिक थे जो अंग्रेजों की टीम में थे, अंग्रेजों की तरफ से युद्ध कर रहे थे, उनमें असंतोष था। फिर गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस उनको दे दिए गए थे, उसकी वजह से। तीसरा एक इशू ये भी था कि उस वक्त जिनका भी बायोलॉजिकल सन नहीं है तो उनकी रियासत को अंग्रेज हड़प लेंगे जी। और चौथा जो था, बेरोजगारी, भूखमरी, टैक्स का बर्डन ज़्यादा हो गया, ये था। अब ये आंसर आपको याद करना है। अब आप इस आंसर को मेरे साथ में याद करने की कोशिश करना, आपको भी याद हो जाएगा। आपको करना क्या, वहाँ पे खुद को इमेजिन करना है। अपनी आंखों को बंद कीजिए, और बंद करने के बाद में फील कीजिए कि आप अंग्रेजों के वहाँ पर
नौकरी करते हैं, आप नीचे बैठे हैं, बाकी के सब लोग अंग्रेज ऑफिसर हैं वो ऊपर बैठे हैं, उन्होंने आपको पैरों में बैठा रखा है, आपको सैलरी के नाम पर चिल्लर सिक्के फेंक दिए, और बाकी के अंग्रेज ऑफिसर जो हैं उनको नोट मिलते हैं जिनसे आपको दुख होता है। जस्ट फील कि आपको 2 कारतूस दिए जाते हैं कि आपको युद्ध में जाना है, लड़ाई करनी है, ये कारतूस लेकर के जाओ। उस एक कारतूस पे गाय की फोटो बनी हुई है, दूसरे कारतूस पे सूअर की फोटो बनी हुई है, क्योंकि उनमें गाय और सूअर की चर्बी है। इससे आपका धर्म भ्रष्ट हो रहा है। आप गुस्से में नाराज होकर के वहां से निकलते हैं। जितने में लक्ष्मीबाई झांसी की रानी का कॉल आता है आपको कि मेरा राज्य ये लोग हड़पना चाहते हैं क्योंकि मेरा बायोलॉजिकल सन नहीं है कोई भी। आप बोलते हैं कि आप टेंशन ना लो, मैं आता हूँ वहाँ पर। आप भागे भागे वहाँ पे जा रहे हैं। उसी बीच आप देख रहे हैं किसान लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं क्योंकि नौकरी नहीं है, भूखमरी है, खाना नहीं मिल रहा है, अंग्रेज मार करके कर वसूल कर रहे हैं। तब उसी वक्त आपने फैसला कर लिया कि अब मैं युद्ध लड़ूंगा अंग्रेजों के खिलाफ, 1857 का ना। अब ये चीजें, ये सब बातें आपके ऊपर फील हुई है, आपने वहां पे खुद को इमेजिन कर लिया जी। अब आपका जो ब्रेन है ना वो क्या कर रहा है कि जो मल्टी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है ना उनको लंबे टाइम तक सेव करके रखता है। अब इसमें आपने बातें सुनी मेरी, तो कानों ने एक इंफॉर्मेशन दी ब्रेन को। उसके बाद में जब आप इमेजिन कर रहे थे तो विजुअल इंफॉर्मेशन पिक्चराइज फॉर्म में आपके सामने आ रही थी, ब्रेन के पास में एक और इंफॉर्मेशन गई, और जो पिक्चराइज फॉर्म वाली इंफॉर्मेशन होती है ना वो जल्दी याद होती है। अब जैसे सबसे पहली चीज मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले आपने क्या इमेजिन किया था, कि आपने जो 1857 की क्रांति के लिए जो आपने सोचा, सबसे पहले आपने क्या इमेजिन किया था? आप कहाँ बैठे थे? मतलब नीचे बैठे थे। तो मतलब सैनिकों में संतोष था। फिर उन्होंने आपको जो है क्या दिया, उसके बाद में उन्होंने चिल्लर दिए, मतलब सैलरी वगैरह प्रॉपर नहीं थी। आपका जो है प्रमोशन नहीं होता था वहां पर, वो प्रमोशन अंग्रेज ऑफिसर्स का ही होता था। उसके बाद में कारतूस दिए जिसमें गाय और सूअर की चर्बी थी। फिर किसका कॉल आया आपको? लक्ष्मीबाई का। क्यों आया था? क्योंकि वो उनके पास कोई बायोलॉजिकल सन नहीं था, तो बायोलॉजिकल सन एक रीजन था इसका। और लास्ट में भूखमरी, बेरोजगारी, ये सब चीज़ हो गई अपने आप ही याद। तो इसको बोलते हैं रोल प्ले मेथड। तो ऐसे काफ़ी सारी टेक्निक्स होती है हर एक चीज़ को अलग अलग तरह से याद करने की। तो सर ये जो चीज़ें आप बोल रहे हैं, टेक्निक्स याद करना या सिलेबस को याद करना, तो ये सब एक एजुकेशन सिस्टम का ही पार्ट है कि वो हमारी पढ़ाई को कैसे इन्हांस करता है या हमें कैसे हेल्प करता है ये सब टेक्निक। तो आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम की हालत क्या देख रहे हैं आज के समय में? देखो यहाँ पे ये वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, बट अगर हकीकत बात में बोलो तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत कुछ चीज़ों को सुधार की ज़रूरत है। जैसे अभी मेमोरी टेक्निक की मेरी बात करें तो ये मेमोरी टेक्निक में कई लोगों को लगता है ये रट्टाफिकेशन होगा। नहीं, ये रट्टाफिकेशन ही पूरी साइंस बैक टेक्निक है। सबके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। अब ये टेक्निक क्यों कब काम करेगी? जब आप किसी चीज़ को ऑलरेडी याद कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उसको रिटेन करने के लिए कॉन्सेप्ट समझने के बाद में मेरी टेक्निक काम आएगी। अगर आप किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट समझे ही नहीं हो तो आप उस चीज़ को याद ही नहीं रख पाओगे। याद रखने के लिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, टेक्निक उसको रिटेन करवाती, याद करवाती खाली। अब यहाँ पर हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, हमको जो बुक्स दे दी जाती है वो सब किताबों में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो शायद उस स्टूडेंट के उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए काम के नहीं हो, या जहाँ पे वो अपना करियर या फ्यूचर बनाना चाहता है वहाँ पे उसका कोई खास रोल ना हो, बट वो उसको पढ़नी पड़ रही है। वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होने की वजह से ही हमारे को चीज़ें कम याद रहती है, बर्डन लगने लगती है पढ़ाई, बच्चा पढ़ाई से डरने लगता है और काफ़ी सारा टाइम उन चीज़ों में चला जाता है जो हकीकत में उनके कहीं काम नहीं आने वाली है। आप कभी भी देख लीजिए, आप ग्रेजुएशन करके अगर कॉलेज से निकलते हैं, आपको क्या लगता है कि आपको जाते 50,000 1 लाख रुपया महीना दे देना चाहिए? वो कब मिलता है? अगर कोई आदमी जिसने ग्रेजुएशन नहीं किया है वो 12th पढ़ करके किसी कंपनी में 2 साल से काम कर रहा है और उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी जिसने ग्रेजुएशन किया उससे, तो जबकि पढ़ा लिखा वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहले तो सुधार की जरूरत है कि प्रैक्टिकल चीज़ों को ज़्यादा लेकर के आए। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है अभी सब जगह पर तो एक साथ इंप्लीमेंट हो नहीं रही है, बट उसमें काफ़ी चीज़ें सुनने में आ रहा है कि प्रैक्टिकल लेकर के आ रहे हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा उतना बढ़िया होगा। जस्ट इमेजिन, अभी हमने एक हिस्ट्री का एक आंसर याद किया। सोचिए कि अगर ये मूवी के रूप में उनको दिखाया जाता तो किताबों में सिर्फ वो लाइनें पढ़ने की बजाय एक मूवी बन करके इसके ऊपर शॉर्ट में बताई जाती, कोई ड्रामेटिकल मूवी हो सकती थी, कोई एनिमेटेड मूवी हो सकती थी, बच्चा याद रखता उस चीज़ को। तो काफ़ी चीज़ों को प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। दूसरा,
एजुकेशन के लिए तो मैं ये चाहता हूँ कि फ्री कर देना चाहिए एजुकेशन। प्राइवेट स्कूल सारे बंद कर देने चाहिए, फ्रैंकली स्पीकिंग। इवन हॉस्पिटल भी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद कर देने चाहिए। अगर देश को सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाना है तो सबसे बड़ा फैसला ये हमको लेना पड़ेगा। क्यों? उसके पीछे का कारण मैं बताता हूँ। यूके के अंदर जैसे वहाँ पर मैंने देखा है, वहाँ पे सिस्टम क्या होता है, आपको एजुकेशन फ्री मिलेगी, ओके, आपको हेल्थ फ्री मिलेगी, चाहे आपको कैंसर जैसी बीमारी हो या छोटी बीमारी हो, कभी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। वहाँ पे सारे हॉस्पिटल जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रहेंगे। और आपका बच्चा, अगर चाहे आप करोड़पति हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे कोई MP MLA हो, चाहे बड़े पॉलिटिशियन हो, बड़े बिजनेसमैन हो, आपका बच्चा आपके उस आसपास के एरिया में जो सरकारी स्कूल है उसी में पढ़ेगा। प्राइवेट स्कूल्स नहीं है। प्राइवेट स्कूल से ही नहीं, उसी में पढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस जगह पे अगर हम प्राइवेट स्कूल रखेंगे नहीं, गवर्नमेंट स्कूल ही रहेंगे, सारा कंट्रोल ही गवर्नमेंट के पास में रहेगा। अब जस्ट इमेजिन कि मैं एक IAS ऑफिसर हूँ, मेरा बेटा भी एक सरकारी स्कूल में जाता, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? स्कूल अच्छा होना चाहिए। नहीं तो मेरे बेटे के करियर का सवाल है। एग्जैक्टली। मैं अच्छे से काम करूंगा। मैं अगर नेता हूँ, मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा कब? जब वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करवाई जाएगी, तो सरकारी स्कूलों की हालत सुधर जाएगी, गरीबी अमीरी का भेद मिट जाएगा। एक गरीब बच्चा भी अपने बच्चों को बड़े एजुकेशन या बड़ी शिक्षा देने के बारे में सोच सकता है। हेल्थ के लिए भी ये चीज़ें होनी चाहिए। आज एक छोटी सी बीमारी को डरा करके करोड़ों रुपया लूट लिया जाता है, गरीब आदमी कहाँ से लेकर के आएगा? बट अगर गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को फ्री कर देगी, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल रहेंगे ही नहीं, सब डॉक्टर जो रहेंगे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही काम करेंगे, उनकी सैलरी अच्छी दो, उनको पगार अच्छी दो, वो मेहनत करेंगे, दिल से मेहनत करेंगे, हालत सुधर जाएंगे। टैक्स का बर्डन थोड़ा सा चाहो तो बढ़ा दो, बट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशन फ्री होगी तो टैक्स देने में भी पब्लिक को तकलीफ नहीं होगी। आज टैक्स बचाएगा हम कब? जब मुझे मेरे बेटे को पढ़ाने के लिए किसी अच्छे स्कूल में डालना, तो मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैं सोचूंगा टैक्स प्लानिंग कैसे करूं, टैक्स कैसे बचाऊं। जब मुझे मालूम है मुझे मेरे बेटे के फ्यूचर के लिए या मेरे खुद की हेल्थ के लिए, मेरे परिवार की हेल्थ के लिए सोचना ही नहीं है, सब फ्री है, तो मुझे इतना कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होगी, मैं टैक्स भरूंगा आराम से। तो सर आपको नहीं लगता कि, मतलब मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी कि गवर्नमेंट अब बोल रही है कि प्राइवेटाइजेशन जरूरी है सर्विसेज सुधारने के लिए? देखो, गवर्नमेंट का ये कहना कि प्राइवेटाइजेशन इसलिए कि सर्विस को सुधारना चाहिए। अगर हम अच्छे लोगों को हायर करना सीखें, अच्छे तरीके से काम की जो है नॉलेज देना सीखें, प्रॉपर वे में काम को वॉच करना सीखें, जैसे कि प्राइवेट वाले जो कर रहे हैं वो चीज़ गवर्नमेंट भी तो कर सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी तो पॉसिबल है, बट करना पड़ेगा तो होगा। ठीक है सर, हम लोग टॉपिक से थोड़ा भटक गए। तो हम जहाँ मेमोरी की बात कर रहे थे, तो ब्रेन और मेमोरी को इन्हांस करने के क्या कुछ आसान टिप्स हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्या होता है, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, ब्रेन कमज़ोर कब से होने लगे? आजकल बच्चा डिप्रेशन में ज़्यादा जाने लग गया है। बिल्कुल। सुसाइड के केसेस भी आप बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे आजकल बच्चा बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है, पेशेंस लेवल उनका बहुत कम है। इन सब के पीछे का जो रीज़न है वो क्या है, वो समझते हैं। सबसे पहले 2020 में जब कोविड आया था ना, उसके बाद से ऐसे रिजल्ट और ऐसे रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले नहीं होते थे, बट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब लोग कोविड के टाइम से ध्यान देने लगे इन चीज़ों पे। हाँ, अब उसके पीछे का कारण क्या है? कोविड के बाद में हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है। सब बच्चे मोबाइल पे रहते हैं, पेरेंट्स भी आजकल बच्चों को गेम खेलने के लिए मोबाइल दे देते हैं। बच्चा आउटडोर गेम खेलना ही भूल गया है। जी बिल्कुल। इंडोर गेम, आउटडोर गेम बंद हो चुके हैं। पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि बच्चा बिजी है फ़ोन में, हम हमारा काम करने में बिजी हैं, या पेरेंट्स भी फ़ोन में लगे हुए हैं। अब इसका इम्पैक्ट देखना क्या होता है। हमारे ब्रेन में हिप्पोकैम्पस करके, मैं यूँ बोल सकता हूँ कि डिवाइस होता है जिसको हम हार्ड ड्राइव बोल सकते हैं। हिप्पोकैम्पस होता है जो हमारी मेमोरी में कोई भी चीज़ों को स्टोर करने का काम करता है। पूरे दिन में हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उससे एक सब्सटेंस बनता है हमारे ब्रेन में, जिसको हम बोलते हैं एमिलाइड बीटा। ये जो सब्सटेंस होता है ना, ये ब्रेन के हिप्पोकैम्पस को डैमेज करता है, मतलब जिससे मेमोरी कमजोर हो जाएगी आपकी। हिप्पोकैम्पस मतलब हार्ड ड्राइव ही अगर डैमेज हो गई तो चीज़ें याद कैसे रहेगी? डैमेज करने का काम करता है। लेकिन वो डैमेज कर नहीं पाता। उसका कारण क्या है कि जब रात को हम सोते हैं तो हमारे एक सिस्टम होता है ग्लिम्फेटिक सिस्टम। ग्लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है? उन एमिलाइड बीटा को क्लीन करता है, तो मतलब फ्लैश आउट कर देता है उनको। तो जब उनको खत्म ही कर देता है तो नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। अब ये ग्लिम्फेटिक सिस्टम कब काम करेगा? जब हम सोएंगे। और हम
सो नहीं पा रहे हैं ढंग से आज की तारीख में। उसका कारण है मोबाइल लैपटॉप स्क्रीन से जो ब्लू कलर की रेज निकलती है ना, इस रेज से हमारे ब्रेन में एक मेलाटोनिन नाम का केमिकल बनता है जो हमारे स्लीपिंग साइकिल को कंट्रोल करता है। वो पूरा केमिकल डिसरप्ट हो जाता है, और जब मेलाटोनिन डिसरप्ट हो जाता है तो उसकी वजह से स्लीपिंग साइकिल डिसरप्ट हो गई। आप देखना रात को 12-12 1-1 बजे तक लोग मोबाइल में लगे हुए हैं, रील्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, और फिर सुबह टाइम से नींद भी नहीं खुलती है, आंखों में आधी नींद रहती है, और फिर वो ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों पे स्ट्रेस ले लेते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ने का रीज़न यही है। तो नींद प्रॉपर लेना बहुत ज़रूरी है। और मैं सबको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि जब आपका टाइमिंग आपको है कि भाई मुझे 10 बजे सोना है या 11 बजे सोना है, उसके 2 घंटा पहले अपने मोबाइल को बंद करके कोने में रख दो, मोबाइल बंद करके रख दो, एक अच्छी नींद लो, उसके बाद में सब कुछ प्रॉपर हो जाएगा। दूसरा, खाने पीने पे ध्यान दो। हम आज के टाइम में क्या खाते हैं? मैदा खिलाते हैं बच्चों को, चाहे वो नूडल्स के फॉर्म में खिलाओ, चाहे कचौरी समोसे के फॉर्म में खिलाओ, तली हुई चीज़ें। तो हमारा ब्रेन जो होता है ना, उसको भी प्रोटीन चाहिए होता है, उसका एक पर्टिकुलर आहार होता है, वो तो हम उसको दे ही नहीं रहे। और हम सोच रहे थे तेरे को जो फ्यूल चाहिए वो फ्यूल हम तुझे नहीं देंगे ब्रेन, बट तू काम वैसा ही कर जैसा हम चाहते हैं। वो प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? इसको प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन दो जो लिमिटेड मात्रा में इनको चाहिए। ओमेगा फैटी एसिड्स जो है वो चाहिए, वो दो। तो खाने पीने को सुधारना बहुत ज़रूरी है। फास्ट फूड जितने भी हैं उनको हो सके तो अवॉइड कीजिए। खाना देखो बच्चे हैं खाएंगे तो महीने में 1 बार खा लिया ठीक है, बट आजकल जैसे रेगुलर हो गया है, दिन में 1 बार 2 बार तो चाहिए। वो चीज़ें बंद होनी जरूरी है, तो ही ब्रेन प्रॉपर काम करेगा, स्ट्रेस नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, लाइफ स्टाइल सुधर जाएगी। तो सर अभी जैसे हम लोग लाइफस्टाइल या रूटीन की बात कर रहे हैं, तो हमारे बड़े बूढ़े हमेशा से कहते आए हैं कि बच्चों को सुबह 4 बजे या ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ना चाहिए, वो उनके लिए अच्छा होता है या चीज़ें याद होती हैं। तो आपके हिसाब से कौन सा समय सही है पढ़ने के लिए? देखो, मैं अगर बोलूँ ना तो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ जब इच्छा हो तब पढ़ो, वो सबसे ज़्यादा बढ़िया है। जब भी आपका मूड हो तब पढ़ो। अगर मैं बोलूँ कि सुबह उठ करके पढ़ो, बट सुबह आपको नींद आ रही है, पढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो फिर टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन हाँ, साइंटिफिकली अगर मैं बात करूँ ना आपको, तो मैं आपको साइंटिफिक रीज़न के साथ यही बात बताना चाहूँगा, मॉर्निंग में पढ़ा हुआ सबसे बढ़िया रहता है। उसके पीछे का कारण क्या है? रीज़न सुनना। हम जो पूरे दिन में एक्टिविटी करते हैं ना, तो हमारा ब्रेन नाइट में भी एक्टिव रहता है, ब्रेन नहीं सोता है। ब्रेन नाइट में क्या करेगा? ब्रेन नाइट में उन सब चीज़ों को अरेंज करेगा प्रॉपर्ली। आपने कभी नोटिस किया आप सुबह में 3, 4, 5 किताबें पढ़ रहे थे, 5 सब्जेक्ट आपने पढ़े, थोड़े थोड़े चैप्टर पढ़े, शाम तक एकदम से पूरी खिचड़ी बन गई, रात को आप सो गए, सुबह जब आप जागे फिर आपको यूँ लग रहा है हाँ उसमें यह था, धीरे धीरे चीज़ें ऑटोमेटिक सेटल होती हुई नजर आ रही है आपको। ये काम ब्रेन नाइट में करता है। तो जब आप नाइट में सो ही नहीं रहे हो तो वो चीज़ें जो है सेटल नहीं हो पा रही है, तो मॉर्निंग के टाइम पर जो है आपको चीज़ें और पढ़ोगे और याद नहीं रहेगी। अब याद कब रहेगी? जब नाइट में आप अच्छे से सो गए, नींद पूरी ली, अब आप मॉर्निंग में अगर उठ करके पढ़ते हैं तो पढ़ा हुआ आपके काम आएगा, क्योंकि ब्रेन एकदम रिलैक्स मोड पर है उस टाइम पर, चीज़ें फटाफट दिमाग में बैठती जाएगी। अब बाद में दोपहर के बाद में पढ़ना शुरू करोगे, तब तक ब्रेन में इतनी सारी चीज़ें आ चुकी है, इतनी सारी एक्टिविटीज़ ब्रेन देख चुका है कि अब उनको सेटल वो नाइट में ही करेगा आपको। तो अब नाइट में जब सेटल करेगा तो रात को सोना पड़ेगा अच्छे से। तो पूरी पिक्चर जो है वो नींद लेने पे, अच्छे से सोने पे, उन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो सर ऐसा भी मैंने कहीं पढ़ा है कि क्रिएटिव लोग जो होते हैं वो रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। उसका कारण है वो दिन में सो जाते हैं। हाँ, दिन में वो सो जाते हैं, नींद पूरी कर लेते हैं वो। क्रिएटिव लोग ऐसे नहीं मिलेंगे आपको जो 2-3 घंटे सोते हैं। ये वो लोग होते हैं रात में काम करेंगे क्योंकि उनको चाहिए शांति, शांत वातावरण। अब पूरा माहौल शांत है, सब लोग सो रहे हैं, तो उनको शांति में उनके आइडियाज़ आते हैं। अब वो क्या करते हैं, सुबह के 4-5 बजेंगे तब वो सो जाएंगे, फिर उठेंगे कब? दोपहर के 3 बजे 4 बजे, अपनी नींद उन्होंने पूरी कर ली। तो मेन मोटिव है नींद पूरी होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी पढ़ो जब आपकी इच्छा हो, बट ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने का मैं क्यों बोलता हूँ कि वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग रात में सोते हैं, तो सुबह उठते ही पढ़ोगे तो जल्दी याद होगा। तो नींद और दिमाग की कैपेसिटी में यही कनेक्शन है कि अगर आप नींद पूरी करोगे तो आपको जो चीज़ें हैं वो सिस्टमेटिकली याद होती चली जाएगी। हाँ, बट एक और चीज़ भी मैं आपको बोलना चाहूँगा, कई लोगों को लगता है सर मान लीजिए हम दिन में पूरी नींद ले लेते हैं अच्छे से 8-10 घंटे की, तब तो हमारा मेलाटोनिन भी अच्छा से बन रहा है, नींद स्लीपिंग साइकिल भी प्रॉपर काम करेगी, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, दिक्कत फिर भी होगी मेमोरी में। क्यों होगी? उसका रीज़न भी समझो। मेलाटोनिन हमेशा अंधेरे में बनता है, जब आप अंधेरे में सोते हो। उजाले में अगर आप सोओगे तो मेलाटोनिन नहीं बनता है।
ओके। हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप अगर दिन में भी सो रहे हो तो आपके कमरे में अंधेरा करके सोओगे तो ही काम आएगा। कमरे में उजाला है, आप सो रहे हो तो आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, ब्रेन रिलैक्स नहीं होगा। क्योंकि वो लाइट सेंसेशन आ ही रहे हैं ब्रेन। तो सर, जैसा कि अभी तक आपने हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो आपके लिए, आपके हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, सिलेबस कंप्लीट करना या इमोशनली स्टेबल करना बच्चों को? देखो, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा ड्राफ्ट किया हुआ है कि सिलेबस कंप्लीट करो तो ही मार्क्स मिलेंगे, अच्छे मार्क्स तभी देंगे। बट मैं ये मानता हूँ इमोशनल स्टेबिलिटी आज के टाइम में ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए। कैसे? मैं समझाता हूँ। आज के टाइम में बच्चा डिप्रेशन में क्यों जा रहा है? हमने एक रोड मैप बना करके दे दिया उस बच्चे को, तेरे को इतने परसेंटेज लाने हैं, तुझे इतने मार्क्स लाने हैं, तुझे ये डिग्री लेनी है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे यूपीएससी क्रैक करना है, देख हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है, तू सीए नहीं बना तो तुझे सीए बनना है, कईयों को हमें जवाब देना है। इतना सारा बर्डन प्रेशर हमने डाल दिया और ये सब चीज़ों का मेजरमेंट होता है एक मार्क्स। आपको मैं ताजुब होगा, आपको मैं बताता हूँ, मेरे पास में इतनी डिग्रियाँ हैं, मैं सीए भी हूँ, मेरे पास डबल डॉक्टरेट है। आप ताजुब करोगे, मेरे 10th में 48% थे। मैं 10th तक बिलो एवरेज स्टूडेंट था। क्यों? मुझे साइंस जो है उसकी कई चीज़ें नहीं समझ में आती थी। मुझे मैथ्स के ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं, बी स्क्वायर ए स्क्वायर ये जो भी थे, ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती थी मुझे। तो मुझे नहीं समझ, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। घर वाले बोलते ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा, बोले किसी काम का नहीं है ये, तो यूँ बोला जाता था। बोला हमारे घर में खोटा सिक्का पैदा हो गया। बाद में धीरे धीरे मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट था। 11th-12th में कॉमर्स अच्छी लगने लगी, बिजनेस में इंटरेस्ट था, सीए किया, सीए बन गया, सब चीज़ें प्रॉपर होने लगी। क्योंकि मेरे जिसमें इंटरेस्ट था वो चीज़ मैं करने को मिल रही थी अब मुझे, तो मैं आगे बढ़ रहा था। तो बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट है उसको वो करने दीजिए। अब अगर इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होगी, उसका नुकसान कितना होगा ये समझना आप। बच्चा मार्क्स अच्छे नहीं आएगा तो उसको क्या लगेगा, शायद मेरे में कुछ कमी है, शायद मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, बाकी दुनिया आगे निकल जाएगी, मैं ऐसे ही रह जाऊंगा, और वो डिप्रेशन में चला जाता है इसकी वजह से। कई बार ऐसा भी होता है, हम ओवर एक्साइटेड भी हो जाते हैं, अच्छे मार्क्स आ गए, अच्छे परसेंटेज आ गए, तो हम क्या करते हैं कि अच्छे परसेंटेज के बाद में कॉलेज में जाते हैं, मालूम चलता है एकदम से परसेंटेज कम हो गए। टॉपर्स को फेल होते हुए देखा मैंने, और फेल होने वाले बच्चों को सीए में टॉप करते हुए देखा है मैंने। तो ऐसे केस में सबसे इंपॉर्टेंट होती है इमोशनल स्टेबिलिटी। एक राजा थे, एक छोटी सी कहानी, और ये कहानी आप लोग सबके काम की, जो भी पॉडकास्ट सुन रहे सबके काम आने वाली है। एक राजा थे, उनसे एक महात्मा मिलने आए। महात्मा ने उनको बोला कि राजा मैं तुझसे बहुत खुश हुआ, तूने बहुत अच्छी सेवा की, मांग क्या मांगता है? राजा ने बोला कि मुझे कुछ ऐसी बात बता करके जाओ कि जब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तब भी मैं खुद की खुशी को कंट्रोल कर लूँ, और बहुत ज़्यादा दुखी हूँ तब भी मेरे पे दुख हावी ना हो जी। महात्मा ने एक पेपर पे एक लाइन लिखी और बोला कि जब तू ज़्यादा खुश हो तब भी ये लाइन पढ़ लेना, और दुखी हो तब भी ये लाइन पढ़ लेना। बोले ठीक है। राजा ने वो पेपर रख दिया। एक दिन राजा जो है बहुत ज़्यादा दुख में था, टेंशन में था, डिप्रेशन में जा रहा था। उसको महात्मा जी की बात याद आई, उसने पेपर निकाला, पढ़ा, पेपर पे लिखा था ये दिन हमेशा नहीं रहेंगे। तो एकदम से उसको एक मोटिवेशन मिलता, अरे यार ये तो दुख के दिन है, निकल जाएंगे, इसमें क्या हुआ, हमेशा थोड़ी रहने वाले। वो नॉर्मल होने लगा। एक बार राजा बहुत खुश हो गया, ओवर एक्साइटेड हो गया, उसको कंट्रोल करना था। उसने वो लाइन वापस से पढ़ी कि ये दिन हमेशा नहीं रहेंगे, वो एकदम नॉर्मल हो गया। तो जब हम इमोशनल स्टेबिलिटी में रहेंगे, इसको बढ़ावा देंगे, तो ये जो सुसाइड हो रहे हैं ना, ये रुक जाएंगे। क्योंकि सबको ये पता है कि जिंदगी एक पहिए की तरह है, नीचे आई है तो ऊपर भी जाएगी, और ऊपर है तो नीचे भी आएगी। हमको हर सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। सर, आपने जैसा भी कहा कि आपने सुसाइड रेस्क्यू का भी काम किया है, हमें हाँ, मैंने किया है। उसका एक्सपीरियंस कैसा था? अब देखो, सुसाइड रेस्क्यू कोई एक्सपीरियंस तो नहीं बोल सकता मैं इतना अच्छा, कि वो बच्चों को, हाँ, बट बच्चों के लिए जरूरी था। ये एक इंसिडेंस है। मेरे क्लास का एक स्टूडेंट था, मैं सी वालों को भी पढ़ाता हूँ, सी फाइनल को पढ़ाता हूँ मैं, तो मैं पढ़ाता था। तो वो बच्चा ऐसा था, बहुत ब्रिलियंट था, इंटेलिजेंट था क्या, आज भी है वो इंटेलिजेंट। अब हुआ क्या था कि वो अपने आसपास के बच्चों के डाउट्स क्लियर करता था, उनके डाउट्स क्लियर करता था। तो आप सोच सकते हो कि उसको क्या लगता होगा कि यार मैं सबसे इंटेलिजेंट हूँ। एग्जाम हुए सी के, अब सी के एग्जाम इतने टफ होते हैं ना, कब कहाँ पर किस करवट ऊँट बैठे पता नहीं चलता है। सब बच्चे पास हो गए हमारे, और जिस बच्चे से हमको एक्सपेक्टेशन था रैंक निकालेगा, वो फेल हो गया, डिप्रेशन में चला गया वो। 2 महीने हो गए। उसकी मम्मी का फ़ोन आया, सर ये लाइब्रेरी भी नहीं जाता पढ़ने के लिए, बोलता मैं मर जाऊंगा, मेरे को सुसाइड जैसी टेंडेंसी हो रही है। मैंने उनको बोला कि ठीक है, आप उनको लेकर के आओ। वो आए, मिला, मैंने उनको एक ही चीज़ बोली, मैंने कहा तुमको लगता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम्हारे को रैंक मिलना चाहिए? बोले यस।
मैंने कहा तुम्हारी इच्छा होती बदला लेने की? बोले होती है। तो मैंने कहा बदला लो, रैंक निकाल करके दिखाओ। जब रैंक निकाल करके दिखाओगे तो माना जाएगा कि तुम डिजर्व करते थे रैंक। भाई अभी तुम्हारे मेरे बाकी स्टूडेंट्स में क्या फर्क है? अभी भी कई लोग हैं जो सीए के एग्जाम देंगे, वो तो तैयारी भी कर रहे हैं, अभी वो एग्जाम भी पहली बार देंगे कई सारे। तो तुम उनसे तो आगे ही हो, तुम ऑलरेडी ये पेपर पढ़ चुके हो, तुमको वो सब चीजें आती भी है। खाली तुमको अपनी कमियों को सुधारने की जरूरत है। कमियों पे अगर तुमने काम कर लिया, छोटी मोटी कमियां हैं पेपर में, प्रेजेंटेशन को सुधार लेते हैं, सब सही हो जाएगा। उसको मैंने एक ही चीज बोली कि जब शेर 2 कदम पीछे होता ना, तो इसका मतलब नहीं कि उसने हार मान ली, हो सकता है कि वो लंबी छलांग मारने वाला है। मतलब आपने पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया उसके दुख का। अब उसने क्या किया, गया एग्जाम दिए, आप ताजुब करोगे, उस बंदे ने रैंक निकाला, और जो उसके साथ वाले थे, जो उससे 6 महीना पहले सीए बन गए थे, उनका पैकेज 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख था। उसके रैंक निकलते ही उसको 14 लाख या उससे ऊपर का पैकेज ऑफर हुआ था सीधा। तो मतलब सिचुएशन कभी भी बदल सकती है, हिम्मत रखने की जरूरत होती है। सर ऐसे बहुत से बच्चे भी आपको सुन रहे होंगे जो डिप्रेस होंगे, लाइफ से हार चुके होंगे, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? एक मैं एक ही चीज बोलूंगा, जिंदगी में कभी भी अगर आपको यूं लगे ना कि सारी दुख तकलीफें सब मेरी लाइफ में क्यों आ रही है, क्यों मैं ही ऐसा हूं, क्या मेरी जिंदगी इतनी दुखी है, क्या मैंने कुछ गुनाह कर दिया, कुछ पाप कर दिए, ऊपर वाला मेरे बारे में क्यों नहीं सोचता है, वो मुझे क्यों तकलीफें टेंशन देता है? तो हमेशा एक बात याद रखना, मान लीजिए कि एक डायरेक्टर है जिनको एक फिल्म बनानी है और एक टफ रोल है, उसमें उन्होंने मुझे कास्ट किया और अमिताभ बच्चन को कास्ट किया, और दोनों में से किसी एक को टफ रोल देना है, वो किसको टफ रोल देंगे? मुझ जैसे को? नहीं, श्री अमिताभ बच्चन जी को देंगे, क्योंकि वो बेहतरीन एक्टर है। ऊपर वाला भी डायरेक्टर है, वो जिंदगी का टफ रोल उसी एक्टर को देगा जिस पर उनको भरोसा है कि ये अच्छे से निभा सकता है, ये इससे उभर सकता है, ये इससे आगे बढ़ सकता है, और वही एक्टर फिर दुनिया में महान एक्टर बनता है, महान कलाकार बनता है। और महानता आप में छिपी हुई है, इसलिए भगवान ने आपको ये मौका दिया है। तो इससे निराश होने की जरूरत नहीं है आपको। याद रखना, जब कोई भी बिल्डिंग पुरानी होती है, उसको तोड़ा जाता है, फिर एक खूबसूरत इमारत बनती है वहां पर। तो खूबसूरत इमारत बनने वाली है आपकी जिंदगी के अंदर, तो उससे पहले कि बिल्डिंग का टूटना जरूरी है, वो टूटेगी तो ही खूबसूरती निखर करके आएगी। सोना भी तपने के बाद में महंगा होता है, हीरा भी तराशने के बाद में अपनी कीमत बढ़ाता है। तो आपको कीमती हीरे हो, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। सर ये बहुत इंस्पायरिंग वर्ड्स थे, सुन के भी अच्छा लगा और बहुत मोटिवेटेड भी फील होता है। लेकिन एक जो कंपटीशन का एनवायरनमेंट है हर किसी में, हर किसी को टॉपर ही बनना है, हर किसी को सबसे आगे रहना है। आपके लिए टॉपर का डेफिनेशन क्या है? एक मार्क्स स्कोर करना या एक अच्छा इंसान बनना? टॉपर, मैं आपको, हाँ क्वेश्चन अच्छा पूछा आपने कि मार्क्स स्कोर करना या एक अच्छा इंसान बनना। एक जो टॉपर होता है ना, वो अपना करियर बहुत ऊंचे लेवल पे लेकर के जाता है जी। एक जो टॉपर होता है ना, उसके एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलता है अपने करियर को संवारने के लिए। लेकिन जो एक अच्छा इंसान होता है ना, वो कई लोगों को प्लेटफॉर्म बना करके देता है। तो ऑब्वियसली एक अच्छा इंसान होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप टॉपर बन गए और आप एक अच्छे इंसान नहीं हो, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरी नज़र में टॉपर वो होता है जो सबसे पहले एक अच्छा इंसान हो, जो इंसानियत को समझता हो, लोगों को समझता हो, उनकी भावनाओं को समझता हो। बट हाँ, अच्छा इंसान बनने की बात बोलूँगा, बेवकूफ़ बनने की बात नहीं बोलूँगा, कि दुनिया आज की जिस हिसाब की है उसमें सीधा बन करके भी नहीं रहना है। अच्छा इंसान बनना है, तकलीफ नहीं देंगे किसी को, लोगों की मदद करेंगे। बट कोई हमारे को बेवकूफ़ बना करके जा रहा है, इतने बड़े बेवकूफ़ भी हमको नहीं बनना आज के टाइम में। क्योंकि मैं हमेशा स्टूडेंट्स बोलता हूँ, ज़्यादा सीधे बन करके मत रहो, किसी के साथ गलत मत करो, बट सीधे बन करके मत रहो। क्योंकि जब पेड़ों की कटाई होती है ना, तो सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। सर मतलब आपकी बातों से जो सबसे पर्सनल मेरा क्वेश्चन आ रहा है कि इतने रिकॉग्निशंस मिले आपको, वर्ल्ड रिकॉर्ड है आपके नाम पे, इतनी फैन फॉलोइंग है, इतने कुछ अचीव किया आपने लाइफ में, लेकिन आप फिर भी खुद को ग्राउंडेड कैसे रखते हैं? घमंड किस चीज़ पे करूँ मैं? सही मायने में बोलो तो मैं घमंड किस चीज़ का करूँ? मैं जो हूँ ऊपर वाले ने बनाया। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, उस पब्लिक ने बनाया, आप लोगों ने बनाया है। जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उन लोगों ने मुझे बनाया। तो मेरे में कुछ है ही नहीं अगर देखा जाए तो। जो कुछ बनाया वो आप लोगों ने बनाया। तो मैं इस चीज़ पे कैसे घमंड कर लूँ जो मेरी है ही नहीं? अगर
पब्लिक बना सकती है, बिगाड़ भी सकती है। ऊपर वाला बना सकता तो बिगाड़ भी सकता है। मैं जब इस धरती पे आया था तो मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, मेरे बदन पे कपड़ा भी नहीं था और मुझे कोई जानता भी नहीं था। आज जानने लगे, बदन पे कपड़े हैं, अच्छे खासे संस्कार है, अगर अच्छी चीज़ें मेरे को मिली है तो सब यहीं से मिली है, और जो चीज़ यहीं से मिली है उसके लिए मैं कैसे घमंड कर सकता हूँ। तो बेटर यही है, आप डाउन टू अर्थ जितना रहोगे, गिरने पे उतनी चोट कम लगेगी। सर आपके पास सीए की डिग्री है, डबल डॉक्टरेट है, जैसा भी आपने कहा, तो ये सब तो आपने पढ़ के अचीव की है ये सारी डिग्रीज, लेकिन अचानक से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का कैसे सोचा आपने? और क्योंकि हमने सुना भी है कि आपको मेमोरी से भी रिलेटेड कई अवार्ड्स मिले हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली ये सब ऊपर वाले का कर्म है, मैं सही मायने में बोलूँ तो, कि भगवान का आशीर्वाद है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेमोरी ट्रेनर वगैरह का, इन सब का। मेरा ट्रेनिंग सेंटर जो मेमोरी का है मुंबई में चलता है, मुंबई में लिमिटेड जो है एरिया, उसके क्राउड में वहाँ पे जो बच्चे आते हैं उनको मैं ट्रेनिंग वगैरह देता था, उनका ब्रेन वगैरह जो है अच्छे से काम करे, ये एक मेरा मोटिव था। वैसे ही सब कुछ चल रहा था लाइफ के अंदर। दूसरा, मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर भी हूँ और जीएसटी पढ़ाता भी हूँ बच्चों को। 15 से ज़्यादा किताबें भी मैंने लिख दी जीएसटी पर। अच्छा। तो अब सब कुछ लाइफ में सेट था। सडनली होता ये कि मेरा एक पॉडकास्ट होता है, उस पॉडकास्ट में से एक रील वायरल होती है। रील वायरल होती है तो लोगों के कमेंट आते हैं कि आप प्लीज़ अपने जो है मेमोरी टेक्निक्स हम लोगों को भी बताओ, क्योंकि हम सब लोग मुंबई नहीं आ सकते हैं। देन फिर मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया, अपना यूट्यूब चैनल बनाया। उसमें मेरी मदद जो है, हमारे एक मित्र हैं गौरव ठाकुर जी, जिन्होंने मेरा पहला पॉडकास्ट लिया। उसके बाद हम अच्छे फ्रेंड भी हैं आज की तारीख में। और गौरव जी ने जो है, उन्होंने एक वीडियो लिया था एक बच्ची का, क्योंकि उनको भी ताज्जुब हो रहा था कि बुक विद पेज नंबर कैसे याद हो सकती है। तो मैंने कहा एक काम कीजिए, आप खुद ही डेमो ले लीजिए। तो मैंने एक बच्ची को मैगजीन याद करवाई, उन्होंने उसके पेज नंबर बोले, बच्ची बता देती थी ये किस पेज पे लिखा हुआ है। और फिर जब उस बच्ची से पूछा जाता था, चलो एक काम कीजिए, हम कंटेंट बताएंगे, आप बताना पेज नंबर कौन सा है, तो वो भी बता रही थी। तो उनको ताज्जुब हुआ। वो वीडियो भी काफ़ी लोगों को पसंद आया था, तो लोगों को जानना था कि हमको भी टेक्निक सीखनी है। तब मैंने यूट्यूब चैनल जो है वो शुरू किया। वो जो यूट्यूब चैनल शुरू किया उसमें लोगों का प्यार मिला, और सीए डॉक्टर महेश गौड़ के नाम से चैनल है। धीरे धीरे मैंने उसमें मेमोरी टेक्निक्स डालनी शुरू की। तब एक दिन मुझे एक इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आता है कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ट्राई क्यों नहीं करते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा जी मुझे तो ये भी पता नहीं करते कैसे इसकी तैयारी और कहाँ अप्लाई करना पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि हम एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड से बात कर रहे हैं, और हमने ये देखा तो ये हमको भी थोड़ा शॉकिंग लग रहा है, तो हम चाहते हैं कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओ। मैंने कहा ठीक है। तो किंग्स बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड, उनके फॉर्म आते हैं मेरे पास, मैं उनके फॉर्म भरता हूँ। देन उसके बाद में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने के बाद में मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि इस चीज़ को आप हाइड करके मत रखो, ये मार्केट में लेकर के, और लोगों को पता होना चाहिए। लोगों की ज़रूरत तो बन चुकी है आज की तारीख में, बट इसमें ऐसा भी है कि भाई हमको भी लगा कि ये चीज़ अब मार्केट में आनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो मार्क्स के ऊपर डिपेंड है, और मार्क्स आप एग्जाम में कितना रिटेन कर पाते हो, वो रिटेन करके लिख पाते हो, उस पर इंपॉर्टेंट है। एक कई बार ऐसा होता है हम पढ़ करके तो जाते हैं, एग्जाम में भूल जाते हैं, लिख नहीं पाते हैं। अब नहीं लिख पाए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, भले कितने भी याद हो, कितनी भी मेमोरी शार्प, वो रिटेन करने के लिए फिर हमने ये टेक्निक्स वगैरह बनानी शुरू कर दी। इस तरह से है। अभी कुछ बच्चे जो उनके मन में सवाल आ रहा होगा कि उन्हें अगर ये टेक्निक सीखनी है, या इन फ्यूचर भी जो लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे उन्हें भी अगर ये टेक्निक सीखनी है, तो वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मेरी टेक्निक में जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है सीए डॉक्टर महेश गौड़, वहाँ पे काफ़ी सारी टेक्निक्स मैंने अपलोड कर रखी है, आप वहाँ से सीख सकते हैं। इंस्टाग्राम है हमारा महेश गौड़ ऑफिशियल, वहाँ से सीख सकते हैं। तो सीए डॉक्टर महेश गौड़ ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे जाएंगे, वहाँ पे रील्स है छोटी छोटी। बिल्कुल सर, ये हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हाँ, तो ये जो वहाँ से सीख सकते हैं। उसके अलावा जून में हमारा पेड कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं। जून में? हाँ, पेड कोर्स एक्चुअली पहले भी हमने लॉन्च किया था, बट उसके बाद हमने उसको स्टॉप कर दिया। उसका रीज़न ये था कि हमारे को ये था कि उसमें काफ़ी सारी टेक्निक्स थी। अब उसमें से कई टेक्निक्स ऐसे होती है जो यूपीएससी वालों के काम की नहीं है, तो कई सीए लोगों के काम की नहीं है। अच्छा। तो कई टेक्निक ऐसी है कि जो 10th वाले बच्चों के काम की नहीं है, वो यूपीएससी के काम की है। तो उनको एक्स्ट्रा कुछ ऐसी चीज़ें सीखने को पड़ रही थी जो उनके काम की नहीं है, तो उनका टाइम खराब हो रहा था। तो हमने क्या किया कि अभी इसको सेग्रीगेट करें हम। 6th 7th की अलग टेक्निक रहेगी, 8th 9th के बच्चों के लिए अलग रहेगा, 10th के लिए अलग रहेगा, 11th 12th के लिए अलग टेक्निक्स रहेगी, सीए वालों के लिए अलग, सीएस वालों के लिए अलग, जो एलएलबी कर रहे हैं उनके लिए अलग, यूपीएससी वालों के लिए अलग, साइंस वाले जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए टेक्निक्स अलग रहेगी। यूँ करके फिर हम इसको सेग्रीगेट करके लॉन्च करने वाले हैं अभी।
थैंक यू सो मच सर। हमारे दर्शक और हम खुद बहुत एक्साइटेड हैं जून में आपके इस लॉन्च के लिए। और जितना ही ये इंटरेस्टिंग टॉपिक था, पहली बार मैंने भी सुना है कि किसी ने दूसरों को ये बुक विथ पेज नंबर याद करवा दिया। तो थैंक यू सो मच सर अपना वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच।